Hello students, welcome to Sri Swaminarayan Polytechnic YouTube channel, and you are watching the video lecture series of Basic Transportation Engineering. This is basically of the fourth semester in civil engineering. This subject is taken in that semester, and लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो साइड डिस्टेंस है उसके बारे में डिटेल्स में देखने की बात की थी, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइड डिस्टेंस के जो टाइप्स हैं उसके डेफिनेशंस है ये सब कवर कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जो एक एक हमारे जो टाइप है हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम जो टाइप्स थे वो थे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन, राइट। तो एक एक को हम लोग अलग अलग तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को समझेंगे। और जीटीयू के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर जो एक थियरी आती है PIEV पीव थियरी, वो भी काफ़ी जीटीयू के एग्ज़ाम में काफ़ी बार उसको पूछा है उसमें से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, तो ऐसा एक डिस्टेंस है जो मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम लेते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है वो आगे के व्हीकल को बिना किसी टकराव के अपना जो व्हीकल है उसको रोक सके। ऐसा डिस्टेंस दोनों के बीच में मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन द हाईवे at any spot having a sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling at design speed safety without the collision with any other obstruction, right। सेम चीज़ जो हमने अभी बात की, बिना किसी टकराव के वो अपना जो व्हीकल है वो रोक पाएगा। वैसी अपने को सफिशिएंट जो लेंथ है मिल रही है, उस लेंथ को मैं बोलूँगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमने डेफिनेशन समझी थी आगे लास्ट लेक्चर में, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो इट डिपेंड्स ऑन द फीचर्स ऑफ रोड अहेड, ठीक है। जो रोड के हमारे फीचर्स हैं, उसकी जो डिज़ाइन है, जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है, वो सभी चीज़ उसकी ग्रेडियंट्स वगैरह है, ठीक है। और अपर लेयर टाइप ऑफ रोड जो अलग अलग आते हैं, उसके वियरिंग कोर्स कौन सा है, वैसे काफ़ी उसकी डिटेल्स होती है, वो हम धीरे धीरे करके देखने वाले हैं इन फ्यूचर। तो वो सभी चीज़ों के ऊपर जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा। प्लस टू प्लस जो हमारा व्हीकल है उसकी कंडीशंस, उसके जो व्हील्स है उसकी कंडीशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। साथ ही में हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबाउट द रोड सरफेस, ठीक है। मतलब कि जो रोड सरफेस है उससे हमारा जो ड्राइवर है, जो व्हीकल ड्राइव कर रहा है, उसकी आईज का डिस्टेंस, आंख का डिस्टेंस है, वो एक मैटर करता है, जो एज पर IRC आपको 1.2 मीटर दिया गया है। एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट द रोड, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को देख के हमें ब्रेक लगानी है, उस जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो भी एक फिक्स हमें एज पर IRC मतलब आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में समझाया था, इंडियन रोड कांग्रेस उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। IRC के हिसाब से 0.15 मीटर जितना उसकी विजिबिलिटी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। मैं ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख जाएंगे तीनों के तीनों पॉइंट्स, ओके। नाउ कौन से क्राइटेरिया है जो हमें ध्यान में रखने हैं, तो उसके हमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था IRC के क्राइटेरिया कौन से थे। हाइट 1.2 मीटर एंड स्मॉल हाइट, जो ऑब्जेक्टिव की हाइट है वो कितनी है 0.15 मीटर, जो मैंने अभी आपको वीडियो लेक्चर में समझाया। तो उसको देखते हैं हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाइट ऑफ ड्राइवर्स आई अबाउट द रोड सरफेस मैंने आपको समझाया था आगे H, वो क्या है। तो आप देख सकते हो ये जो अपग्रेड ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में जो हमारा बंदा बैठा है यहाँ पे, जो व्हीकल ड्राइव कर रहा है, ठीक है, उसकी आंख का डिस्टेंस और जो रोड सरफेस के ऊपर व्हीकल ड्राइव कर रहा है उसका जो डिस्टेंस है, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कैपिटल H से डिनोट किया गया है यहाँ पे फिगर के अंदर।
तो IRC के जो क्राइटेरिया है इंडियन रोड कांग्रेस के, उसमें उन्होंने ऐसा बताया कि जो H है हमारा वो कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर जितना। क्लियर। और वहां से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रेडियंट पड़ा है, जैसे कि आप समझ लो ये बम्प है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग व्हीकल स्पीड ब्रेकर्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो व्हीकल स्पीड ब्रेकर है, ग्रेडियंट के ऊपर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट रोड है तो ठीक है भाई, अपना जो विजन है वो विजन के अंदर वो हमें दिख रहा है तो इट्स ओके। बट अगर ऐसा ग्रेडियंट है, उस टाइम हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, उसकी हाइट रोड सरफेस से कितनी होगी, 0.15 मीटर जितनी, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल h से हमने उसको डिनोट किया है। ये खास चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, बिना किसी गलती के। बहुत ही सिंपल टर्म है ये, क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका क्या था, जो हाइट है वो, जो ड्राइवर है उसकी आई की हाइट है, ठीक है, कैपिटल H, वो हमें कितनी लेनी है, 1.2 मीटर जितनी। और जो स्मॉल h है हमारा, वो क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस, वो कितनी लेनी है, 0.15 मीटर। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, वो क्या है। उसके कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसको अफेक्ट करने वाले स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। उसके बाद का जो टॉपिक हमारा होगा वो है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ठीक है, जो ड्राइवर है उसको रिएक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जो हमारा ड्राइवर को जो सूचना मिल रही है, एक डिस्टेंस मिल रहा है उसको ब्रेक मारने के लिए, उसके ऊपर कितने कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करने वाले। आगे भी आपको मैंने समझाया था, वेयरिंग कोर्स वगैरह रहता है, ठीक है, पर इसके अंदर थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ मैं। तो वो है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। क्लियर। जो रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का, रिएक्शन टाइम की भी फिक्स वैल्यू मैं आगे आपको पीपीटी में दिखाता हूँ, ठीक है। वो वैल्यू भी IRC ने हमें डिनोट दी हुई है, ठीक है। उसी के आसपास हमारा जो ड्राइवर होता है, या फिर हम खुद एक एज ए ड्राइवर बात करूँ मैं, तो हमारा जो रिएक्शन टाइम होता है किसी भी चीज़ को लेके, वो फिक्स रहता है ड्राइविंग करते टाइम, ठीक है। मतलब एक वैल्यू होगी, उसके बीच में वो रहेगा हर एक लोग का। सो वो रिएक्शन टाइम सबसे पहले तो डिपेंड करता है ड्राइवर का। दूसरा है स्पीड ऑफ व्हीकल्स। ऑब्वियसली अगर मुझे ब्रेक मारना है, उसका डिस्टेंस मेंटेन करके ब्रेक मारना है, तो सबसे पहला फैक्टर रहेगा व्हीकल, क्योंकि काफ़ी बार हमारा जो व्हीकल है वो डिज़ाइन स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो वियरिंग कोर्स और उसका जो फ्रिक्शन है व्हील का, वो क्या होता है, प्रॉपर डेवलप हो नहीं पाता है। उसके कारण स्कीड हो जाता है अपना व्हीकल, और वो हम लोग जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल। देन थर्ड वन है यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पता होगी। पहले सिंपल लाइनर ब्रेक आती थी, ठीक है, उसके बाद ड्रम ब्रेक्स आने लगी, ठीक है। ड्रम ब्रेक्स के बाद अभी तो आप डिस्क ब्रेक देख रहे हो, और डिस्क ब्रेक में भी आप लोग देखोगे तो अब तो अलग अलग टाइप्स आ गए, ठीक है। पहले सिंपल प्लेट लगाते थे डिस्क में, अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो डिस्क ब्रेक थी उसके अंदर हॉल्स लगा दिए, ठीक है। वो क्या करते हैं कि ब्रेक को फ्लक्चुएट करवाते रहते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रेक है उसको नहीं, जो उसके अंदर एयर डेवलप होती है, बबल्स, उसके अंदर एयर पैक हो जाती है, ठीक है, उसको फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि अपने जो स्पीड हो जाती थी व्हीकल, जैसे जाम हो जाती थी डिस्क ब्रेक, वो नहीं हो रही है, ठीक है। देन अभी तो कौन से आ गए, ABS सिस्टम आ गया, एंटी ब्रेक सिस्टम, वो भी काफ़ी बेटर है। वो क्या करते हैं कि जो हमारे व्हीकल है वो चिपक जाते थे पहले ब्रेक लगाने के टाइम, किसी भी टाइप की ब्रेक हो, अब डिस्क ब्रेक हो, ड्रम ब्रेक हो, तो वो क्या होता था, स्पीड में अगर आप लगा रहे हो तो एक ही फिक्स जैसी ब्रेक लगती थी, जिससे क्या होता था कि हमारा व्हीकल चिपक जाता था और वो स्कीड होने लगता था, या फिर हम लोग स्लीप हो जाते थे। उससे ओवरकम करने के लिए ABS सिस्टम निकाली उन्होंने। ABS सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारी व्हीकल है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में है तो वो रुक रुक के लगेगी, ठीक है, अपनी जो ब्रेक से ऑटोमेटिक रुक रुक के लगेगी। पहले ड्राइविंग की स्पीड कम हो जाएगी एकदम, और फिर वो चिपक जाएगी, तो क्या अपना व्हीकल एकदम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है चीज़ फंडामेंटली इफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स। और चौथा पॉइंट है हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रोड एंड टायर, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है। जो हमारा रोड है वियरिंग कोर्स डामर का होता है, RCC का होता है, एस्फाल्ट वगैरह होता है, या फिर तो वाटर बाउंड मैकेडम होता है सिंपल सा, या फिर अर्थ मटेरियल होता है, ठीक है। वो हर एक चीज़ का हमारे जो टायर है उसके साथ का रिएक्शन, वो सबसे मेन फैक्टर होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस वाला, ये सबसे मेन फैक्टर है। अगर
टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है तो हमको SSD बेटर मिलेगा, और अगर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो हमारा SSD ज़्यादा मिलेगा, उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा हमें, लॉन्ग डिस्टेंस से ही हमें वो SSD फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारा ग्रेडियंट ऑफ रोड। रोड का ग्रेडियंट अगर अपवर्ड ग्रेडियंट है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है तो हम लोग ब्रेक मारेंगे फिर भी स्किड होने के चांसेस रहते हैं स्लोप पे, ठीक है। आपको पता ही होगा स्लोप होगा तो हमारे स्किड होने के चांसेस हो जाते हैं, स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होगा आपका ग्रेडियंट ऑफ रोड। तो ये थे आपके फैक्टर्स मेन: रिएक्शन टाइम, स्पीड ऑफ व्हीकल, एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड ग्रेडियंट ऑफ रोड। नाउ हम लोग बात करते हैं अनदर टॉपिक के बारे में जो है टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर को रिएक्शन देने में कितना टाइम लगेगा, ये भी एक मोस्ट टाइम भी पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन टाइम है वो कौन सा टाइम होगा, तो इट इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर, राइट, टू द इंस्टेंट द ब्रेक इज इफेक्टिवली अप्लाइड। मतलब कि जो हमारा ड्राइवर है उसको वो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली विजिबल हो रहा है और उसके बाद वो अपनी ब्रेक्स लगा रहा है, वो दोनों के बीच का जो टाइमिंग है उसको मैं बोलूँगा टोटल रिएक्शन टाइम। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको दूर से कोई बंदा दिख रहा है, ठीक है, कि वो रोड क्रॉस कर रहा है तो आप इजीली उसको ब्रेक लगा दोगे, ठीक है, आप उसके नज़दीक आने से पहले गाड़ी को रोक पाओगे। पर अगर अचानक से दोनों बाजू डिवाइडर है और अचानक से वो कूद के आ रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर तो ऑलरेडी आपके विजिबल तो था ही नहीं, तो आपको जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। एज पर IRC तो जो रिएक्शन टाइम है वो 0.4 सेकंड 4-5 सेकंड से 4 सेकंड जितना होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप 4 सेकंड भी मान लीजिए कि आपको 4 सेकंड का टाइम चाहिए, अगर अचानक से कोई बंदा कूद के आ जाता है रोड के ऊपर तो हमें मिनिमम 4 सेकंड चाहिए उसको रिएक्ट करने के लिए, ब्रेक तक हमारा जो सिग्नल पहुंचाने के लिए दिमाग से, ठीक है। तो ये है हमारा रिएक्शन टाइम, फिर हम जाके उसको ब्रेक लगा सकते हैं। दिमाग में उतरी है बात आपको? कौन सा टाइम है? कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद हमारा जो दिमाग है वो सिग्नल भेजता है, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स तक, अपने हाथ तक, पंजों तक, तब जाके वो ब्रेक लगाता है। तो ये जो दिमाग से हाथ तक का जो सफ़र हुआ, टाइम लगा उसको रिएक्ट करने का, उसको मैं बोलूँगा टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम, ठीक है। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। इट इज़ द टाइम ऑफ टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट the object is visible to the driver to the instant the brake is effectively applied. It is divided into two types. First of all perception time and दूसरा है ब्रेक रिएक्शन टाइम। नाउ देखते हैं हम लोग परसेप्शन टाइम और ब्रेक रिएक्शन टाइम को दोनों को। सो व्हाट डू यू मीन बाय द परसेप्शन टाइम? सो द परसेप्शन टाइम, it is the time from the instant the object comes on the line of sight of the driver to the instant he realized that the vehicle needs to be stopped। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ड्राइवर के लाइन ऑफ साइट, मतलब कि आंख का विजन, ठीक है, अपने जो आंख होती है उसका एक विजन, निर्धारित विजन होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम 360 डिग्री में देख सकते हैं, ठीक है। ये गूगल पिक्सल कैमरा नहीं है जो 360 डिग्री में देखेगा। हमारी ह्यूमन आइज है जिसका कोई कुछ लिमिटेशंस होगी, जो प्रॉपर उसके जो लाइन ऑफ साइट होगी उसी एरिया में देख पाएगा, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कोई भी बंदा हमारी ड्राइवर की लाइन ऑफ साइट के अंदर आता है, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं भाई मेरे को बंदा आ रहा है तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ेगी, मेरा व्हीकल रोकना पड़ेगा वरना वो मर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई बंदा सामने आकर हम उसको ऊपर से गाड़ी चढ़ा के निकल गए, ऐसा तो कभी होता नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, रियलाइज होता है कि भैया ब्रेक लगानी है क्योंकि सामने कोई बंदा आ गया है, नहीं लगाऊंगा तो टपक जाएगा बेचारा। तो ये जो हमारा रियलाइजेशन वाला प्रोसेस है, जो हमें रियलाइज हो रहा है, उसको मैं बोलूंगा परसेप्शन टाइम, ठीक है। क्या हुआ उसके अंदर, ऑब्जेक्ट हमारी लाइन ऑफ साइट के बीच में आया, लाइन ऑफ साइट के अंदर आया, उसके बाद मुझे क्या हुआ, इंस्टेंटली मुझे रियलाइज हुआ कि अब व्हीकल को मुझे रोकना पड़ेगा। दैट इज योर परसेप्शन टाइम। नाउ व्हाट इज द ब्रेक रिएक्शन टाइम? ओके, सो ब्रेक रिएक्शन जो टाइम है, इट इज द टाइम when the brake react also depends on several factors including the skills of the driver, the type of the problem and the various other environmental factor, ठीक है। जैसे कि जो हमारा ब्रेक रिएक्शन टाइम है वो काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है,
जैसे कि ड्राइवर की स्किल, कि भाई काफ़ी हैवी ड्राइवर हो भाई, ऐसा कहते हैं ना हम लोग, तो उस टाइप का बंदा है तो प्रॉपरली उसको कंट्रोल कर पाएगा। कुछ कुछ हमारे जुगाड़ू नए ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जिनको पता ही है, आप लोगों को वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है आजकल, है ना, हैवी ड्राइवरों वाला, तो उन लोगों को नहीं समझ में आता, वो स्कीड कर करके गटर में भी गिर जा सकते हैं, ठीक है। कुछ दूसरे फैक्टर, द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स एंड वेरियस अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, काफ़ी एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, उसके ऊपर हमारा जो ब्रेक रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड रहता है, ठीक है। ये ब्रेक रिएक्शन टाइम है, उसको डिटेल में समझने के लिए आपको एक थियरी समझनी पड़ेगी, जिसको मैं PIEV थियरी कहता हूँ, ठीक है। The total reaction time of driver can be calculated by PIEV theory. नोट डाउन कर दीजिए इसको, जो हमारी PIV थियरी है उसके ऊपर ही ये हमारा जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करेगा। और ये मोस्ट टाइम भी थियरी है PIV थियरी, आपको GTU के एग्जाम के लिए भी, तो चलो समझते इजी है बहुत, ठीक है। ये है आपकी PIV थियरी। हालांकि आप देखोगे भाई ये फिगर क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे, आपको भी एग्जाम में यही ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से हमें P चालू होता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है IE का, उसके बाद होता है V का, और उसके बाद हमारा जो रिएक्शन यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें विजन आता है दिमाग में, विजन दिखता है लाइन ऑफ साइट में, फिर वो क्या होता है दिमाग में प्रोसेस होता है, उसके बाद में क्या करता हूँ, उसको रिएक्शन देता हूँ, ठीक है। दैट इज योर PIV थियरी। P for perception, I for intellection, E for emotion and V for volition। समझ में आया आपको? पता है नहीं समझ में आएगा, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। P क्या है आपका परसेप्शन, I क्या है इंटेलेक्शन, E क्या है आपका इमोशंस और V क्या है वॉलिशन। तो भाई ये सब है क्या पहले तो, ठीक है, परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वॉलिशन मैंने बोल तो दिया, पर ये सब चीजें है क्या, डोंट वरी, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। आगे देखिए क्या है वो। सबसे पहले देखेंगे परसेप्शन को, ठीक है। So what is the perception? It is the time required for the sensation received by the eyes or ears to be transmitted to the brain throughout the nervous system and spinal cord। Perception मतलब क्या है कि ये जो हमारे टाइम है, ठीक है, जो हमारे सेंसेशंस है उसको सेंस करने के लिए जो टाइम चाहिए, सेंसेशन मतलब किस चीज़ से हमको सेंस होगा, हमारे टच है, आइज है, ईयर्स है। बात करूं मैं ड्राइविंग की, तो ड्राइविंग के टाइम पे तो हमारे दो चीज़ ही, जो हमारे दो सेंसर्स हैं वही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले तो आई और दूसरा है हमारा कान। काफ़ी बार देखना आप लोग ड्राइव करते टाइम कान में ईयरफोन डाल के लगाना, तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि टर्निंग वर्निंग के टाइम पे दिक्कत आएगी, पीछे से कुछ सुनना भी पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो वो क्या दिखाता है यहाँ पे परसेप्शन, आप ज़्यादा परसेप्शन से कार या फिर बाइक ड्राइव नहीं कर रहे हो, आपको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दो चीज़ हो गई, पहली तो हमारी परसेप्शन, जो टाइम हमें चाहिए, रिक्वायर चाहिए सेंस रिसीव करने के लिए ईयर और आइज के द्वारा, वो क्या होता है ट्रांसमिट होते हैं अपने ब्रेन में। ब्रेन में कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कोड मतलब जो हमारी अस्थि मज्जा है, करोड़रज्जु, ठीक है, पीछे की जो हमारी बैक पे होती है, वो करोड़रज्जु तो पहले तो स्ट्रेट होनी चाहिए। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते तो हमको समझाता लाइब्रेरी, ठीक है। ऑलवेज जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो ऑलवेज हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन टाइम पे बहुत ही डिपेंड करता है, ठीक है। रिएक्शन टाइम हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है। अगर आप स्ट्रेट बैठते हो तो आपका स्पाइनल कॉर्ड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अगर आप लोग बुड्ढों की तरह बैठते हो ऐसे पूरे झुक के, जैसे कि अपना वो बंदा था एक पीछे लास्ट बेंच पे बैठता था, नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन क्लास में आपको पता है वो, राइट। अगर उसकी तरह बैठोगे आप तो आपका जो रिएक्शन टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा धीरे धीरे। सो घर पे आपसे अब लोगों को क्या करना है, स्ट्रेट बैठना है, क्या ट्राई करना है, तो वो आपका परसेप्शन इंप्रूव कर देगा साइंटिफिकली। सो ये चीज़ है, हमारे जो सेंसेशन है वो सेंस करते हैं स्पाइनल, जो हमारी नर्वस सिस्टम है स्पाइनल कोड के द्वारा दिमाग में वो बात पहुंचाती है। ये पूरा जो टाइम है हमारा रिएक्शन का, वो है हमारा परसेप्शन। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग इंटेलेक्शन की। व्हाट डू मीन बाय द इंटेलेक्शन? सो इट इज द टाइम रिक्वायर फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, ठीक है। दिमाग में सिग्नल तो पहुंच गए, पर अभी दिमाग ही हैंग मार गया होगा तो क्या होगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। काफ़ी बार आपको पता होगा कुछ चीज़ हो जाती है हमारे दिमाग में, पता ही नहीं चलता ये क्या हो गया भाई, ऐसा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंटेलेक्टिव नहीं है, किसी भी टास्क को लेके इंटेलेक्टिव नहीं है। इंटेलेक्टिव मतलब कि जो टाइम है अंडरस्टैंड करने के लिए सिचुएशन को, वो प्रॉपरली हमें मिला नहीं। अचानक से किसी ने थप्पड़ मार दिया, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे गाल लाल हो जाते,
तब तक तो आइडिया नहीं आ रहा कि क्या करूँ भाई, ठीक है। 4 सेकंड का टाइम तो देना पड़ता है ना अपने को हाथ ऊपर नीचे करने के लिए, बचने के लिए, वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो इट इज द टाइम रिक्वायर फॉर द अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को समझने के लिए जो टाइम चाहिए, दैट इज योर इंटेलेक्शन। क्लियर। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशंस। तो इमोशंस कैसे भाई? सो इट इज द टाइम elapsed during the emotional sensation and the disturbance such as fear, anger or any other emotional feeling such as superstitions etc with reference to the situation। इमोशंस मतलब जो हमारा रिएक्शन है वो इमोशन के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। इमोशंस जैसे कि डर, गुस्सा या फिर इमोशनल भावुक हो जाना, ये सब चीजें क्या है, हमारे जो रिएक्शन टाइम है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, उसके ऊपर काफी इफेक्ट करती है। अगर आप काफी गुस्से में ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने दिमाग से काबू हटा देते हो और उस टाइम आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। या फिर काफी बार ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के रिलेटिव कोई गुजर जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको न्यूज देते नहीं, उसको हम कहते तो पहले घर पे आ जा, एक काम है, बहुत अर्जेंट काम है, घर पे आ जा। हम उसको सिचुएशन नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो बंदा ड्राइव करके हमारे घर पे आने वाला होता है। अगर हमने उसको सिचुएशन बता दी तो उसके अंदर ये जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो अंदर भावनात्मक इमोशंस बहुत ही ज्यादा उसके अंदर उभर के आने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि उसका ये जो पीव थियरी वाला फंडा है वो वहां पे गड़बड़ा जाएगा, जो उसका रिएक्शन टाइम है वो गड़बड़ा जाएगा और उसके साथ भी कोई अनहोनी होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको ये चीज नहीं बताते। दैट इज योर इमोशन। क्लियर। और उसके बाद में है हमारा वॉल्यूशन। तो वॉल्यूशन क्या है? सो वॉल्यूशन इट इज द टाइम टेकन फॉर द फाइनल एक्शन। ठीक है, ये लास्ट वाला टाइम है, फाइनल एक्शन लेना है हमें, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूशन। इमोशन सब हो गया, दिमाग में अंदर सब आ गया भाई, समझ भी आ गया कि ब्रेक मारना है। उसके बाद में जो रिएक्ट करूंगा दैट इज योर वॉल्यूशन, फाइनल एक्शन है हमारी। ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखने वाली, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ग्रीन लाइन से मैंने किया है, टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर में भी वेरी फ्रॉम 0.5 सेकंड टू 4 सेकंड, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया। ठीक है। एज पर IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, जो हमारा रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का वो वेरी करता है 0.5 सेकंड से 4 सेकंड तक। अब आप कोई मार्शल आर्टिस्ट को पूछो को थप्पड़ मारने जाओगे तो भाई सामने 2-4 तो पड़ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो रिएक्शन टाइम है वो काफी कम होता है, 0.5 सेकंड जितना होगा। ठीक है, नजदीक 0.5 सेकंड जितना होगा। मतलब आप लोग को रिएक्ट करने में 4 सेकंड लग जा सकते हैं, या भी याद रखना, आपको 3 सेकंड 4 सेकंड जितना लगेगा किसी चीज को समझने में। वो जो ट्रेंड बंदा है, योगा मार्शल आर्ट वगैरह करके है, बैठा है वहां पे, रोज ट्रेंड हो रहा है, उसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफी कम हो जाए। जो बॉक्सर्स होते हैं वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा पंच मार रहे हैं स्पीड में एकदम, तो उनका जो रिएक्शन टाइम है वो रिड्यूस रहता है, जिसके कारण वो लोग ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। उसका ये जो प्यू थियरी है वो ज्यादा एक्टिव रहती है, उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा रहता है, जिसके कारण अगर आप उसको थप्पड़ मारने गए तो वो तो भाई बच जाएगा, फिर आपका हाल तो आपको पता ही है। ठीक है, ये दिमाग में रखना भाई, ऐसा करना मत कभी। ठीक है, रिएक्शन टाइम क्या होगा आपका 0.5 सेकंड टू 4 सेकंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ SSD। हालांकि हमारा वीडियो काफी बढ़ चुका है, इसके कारण हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। वीडियो लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग थियरी है और उसको मैंने इंटरेस्टिंग माहौल में बनाने का ट्राई भी किया है। तो अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देख लेना भाई, इस बार तो ट्राई किया अच्छे से, आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, दूसरी बार देख लीजिए। और फिर भी नहीं समझ में आता तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।